तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया है, थोड़ा सा समय बचाने के लिए क्वेश्चन को हम लिख चुके हैं पहले ही, फिर भी क्वेश्चन को आपको समझाना है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ये टाइप 1 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 960 और 432 का मौसा यानी एचसीएफ ज्ञात करें। या फिर देखिए ये जरूर डालेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इतना जरूर डालेगा, और कोई भी 2 अंक दे देगा, बोलेगा कि उसका एचसीएफ ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है, मैं करना क्या है कि पहले सॉल्यूशन में हमें जो बड़ा संख्या होगा उसको ए मान लेंगे और जो छोटा होगा उसको बी मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लिए ए बराबर 960 और बी बराबर 432, या ऐसा भी सकते हैं कि चूंकि जो 960 बड़ा है 432 से। अब जो विधि कह रहा है उस विधि का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। ये विधि क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर एक वैल्यू होता है इसका क्या, तो ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बी से ये जो है छोटा होना चाहिए। तो देखिए नाम आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये कुछ नया सुने हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग इसमें कितना हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को बना चुके हैं, जो कि मौसा के रूप में हम लोग बनाते थे क्या, भाग विधि से। देखिए भाग विधि में क्या करते थे हम लोग, जो छोटा होता है उसको भाजक के रूप में, जो बड़ा है उसको भाज्य के रूप में, तो फिर हल करते थे। ये हो जाएगा 2 बार में, मान लीजिए इसको हम लेकर चलते हैं तो 2 दूनी का हो गया 4, 3 दूनी का हो गया 6 और 4 दूनी का हो गया 8। घटा के देख लेते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 0। मतलब कि जब इस बार इस 432 को भाग देते हैं 960 में तो 2 बार में जाता है, लेकिन इसमें 96 शेष बच जाता है। अब देखिए इसी को हमें समझना है कि इसको यूक्लिड विभाजन से, ये एक स्टेप हो गया, तो इसी स्टेप को हम लोग समझ के लिखेंगे कि इसको यूक्लिड विभाजन में कैसे लिखें। तो इस स्थिति में जो है पहले करेंगे कि हम ए मानते हैं जो भाजक होता है हमारा, बी जो होता है भागफल, हम ए मानते हैं भाज्य को, बी मानते हैं भाजक को। यहाँ पे Q जो बनता है वो हमारा भागफल और R जो बनता है वो हमारा शेषफल होता है। तो हर एक स्टेप में आपको चारों ये मान मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही चरण हमें स्टेप लिखते चल जाना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में चलते हैं, चरण 1 में, चरण फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो इसी के सहारे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो लिखेंगे कि 960 बराबर में 432 गुना में 2 और प्लस में आ जाएगा हमारा 96। अब देख रहे हैं कि ये यूक्लिड विभाजन का चरण कब तक इंड होता है, कब तक समाप्त होता है, तो जब तक यहाँ आर के जगह पर 0 न प्राप्त हो तब तक हमारा ये कार्य जारी रहेगा। लिखेंगे कि चूंकि आर जो है ये नॉट 0 नहीं है, आर का मान 0 नहीं है। फिर अगले चलेंगे चरण 2 में। तो चरण 2 के लिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि में ये जो 96 हो जाता था अब ये हमारा भाजक हो जाता था, और 432 जो यहाँ पे भाजक था वो अब जो भाज्य बन जाता था। चलिए लेके चलते हैं। तो 4 बार में अगर इसको लेकर चले तो 6 का 24 हो जाएगा, 4 हाथ में लग गया 2, 9 के 36 और 36 2 38 यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो 12 से हो गया 8, ये हो गया 12 से 4 और यहाँ पे हो जाएगा ये 0। अब देखिए ये हमारा एक चरण बन गया, ये चरण बन गया। उसी प्रकार ठीक अभी बताए थे कि हर एक चरण में आपको चारों वैल्यू मिलेंगे, ए बी क्यू और आर का। तो फिर इसमें चरण लिखेंगे चरण 2, चरण 2। अब इसमें हमने क्या किया, तो फिर इसी के सहारे हम लोग लिख लेंगे। इस बार जो है 432 आ गया यहाँ पर, बराबर में 96 गुना में आ गया 4 और प्लस में हो जाएगा हमारा 48। फिर देख रहे हैं कि चूंकि 48 जो है 0 तो है नहीं, तो फिर करेंगे कि आर का मान अभी भी 0 नहीं है। फिर चरण को आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा स्टेप में क्या होता है कि मेरा 48 जो बन जाता है ये भाजक हो जाता है, 96 जो हो जाता है ये भाज्य बन जाता है, और 48 दूनी का 96 ये जो है कट जाता है, मतलब कि शेष 0 आ जाता है, ठीक है। अब ये चरण 3 में इसको लिख देते हैं। चरण 3 में हमने क्या लिखा कि इस बार जो है 96 आ गया भाज्य के रूप में, और भागफल हमें मिल गया, भाजक मिल गया 48, भागफल मिल गया 2 और प्लस शेषफल हमारा 0 आ चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आर का मान हमारा 0 आ जाता है। इस प्रकार अब हमें चरण को आगे की ओर बढ़ाना नहीं है, और यही हमारा मौसा हो जाता है, इसलिए लिख देते हैं। इसलिए हमारा मौसा क्या हो गया, मौसा यानी एचसीएफ प्राप्त होता है, जो बी का वैल्यू होता है वही हो जाता है, इसलिए आंसर हो गया हमारा। तो चलिए चलते हैं टाइप 2 पर। ये जो है 2.4 पर रेकरिंग, या फिर आ जाएगा 0.6 पर रेकरिंग, या फिर जैसे कुछ भी प्रकार का दे सकता है। मतलब कि एक दशमलव प्रसार का टाइप होगा और उसमें कोई ना कोई संख्या पर रेकरिंग होगा। रेकरिंग ना देखे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.66666 ... मतलब कि 6 वाली संख्या जो है अनेकों बार दोहराई जा रही है, और उसको उतना न लिखे हम लोग केवल उस पर रेकरिंग डाल देते हैं। तो बोल देगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को भिन्न, मतलब कि बट्टा के परिमेय संख्या के सरलतम रूप में लिखें।
तो देखिए इसको हमें कैसे हल करना है, चलिए देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से हल करें। सॉल्यूशन, जो भी संख्या हमें दिया है उसको मान लेते हैं x के रूप में। तो माना कि क्या x बराबर 2.4। अब अभी बताएं कि रेकरिंग को हम डॉट डॉट के रूप में, मतलब कि 4 को और भी लिख सकते हैं। 4 4 4 कम से कम 4-5 संख्या दे देते हैं। ये जो है अनंत तक आने वाला है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये जो है समीकरण 1 हो गया। तब हमें देख रहे हैं कहा कि समीकरण 1 में जो काम हो रहा है उसी चीज को लिखना है। तो देख रहे हैं समीकरण 1 में एक ऐसी संख्या 4 है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, दोहराया जा रहा है, तो उसी चीज को हम लिखने वाले लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 में संख्या जो है अंक 4 जो है, अंक 4 समीकरण 1 में एक अंक को दोहराया जा रहा है, तो वही लिखेंगे समीकरण 1 में एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। समीकरण 1 में एक अंक की पुनरावृत्ति होती है। जितनी संख्या की पुनरावृत्ति है उस संख्या 1 पर उतना अंक लगाकर उस संख्या के लिए हम 1 को उतने अंकों के साथ 0 जोड़ देते हैं। पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए समीकरण 1 में 1 से तो रहेगा ही, और जितने अंक की पुनरावृत्ति करेगा उतना 0 उसके साथ लगा देते हैं। तो केवल एक अंक है इसलिए इसमें 1 0 लगा देंगे। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर हम गुणा कर देते हैं 1 से, इसमें हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, बराबर में फिर 10 से गुणा करना है, मतलब कि दोनों पक्षों में। तो 10 गुणा 2.4 4 4 4 करके है, बहुत सारा। चलिए इसको गुणा करके और लिखते हैं आगे। तो ये हो गया 10 गुना x = 10x, बराबर में 10 को इसमें गुना करेंगे तो ये दशमलव जो है वो एक अंक उधर में पीछे की ओर भाग जाता है। देखिए कैसे, इसको लिखेंगे 24.444 ऐसे करके समीकरण 2। देखिए ये क्या है, अगर इसको छोटा सा रूप में समझाएं, जैसे आ गया कि हमें 10 से किसी संख्या में गुणा करें, मान लेते इतना ही 2.4, इसमें 10 से गुणा करना है। तो हम अभी बताए हैं कि ये जो दशमलव उधर चले जाएगा, मतलब एक और 4 लिख देते हैं, इतना ही हम समझते हैं। तो ये दशमलव इस बार जो है यहाँ पे आ जाएगा, देखते हैं कैसे। तो 10 गुना इसको हम बट्टा के रूप में लिखें तो 2 4 4 बट्टा में आ जाएगा 1 पर 2 0। अब 10 से कटाएंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, और इसको दशमलव के रूप में बदलें तो 24.4 हो जाएगा। मतलब कि जितना 0 होगा 1 के साथ उतना ही दशमलव उतना पीछे की ओर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने सिद्ध भी किया। तो इस प्रकार से ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। अब करेंगे क्या कि समीकरण 2 से घटा देना है किसे हमें, तो समीकरण 1 को, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 2 दिख रहे हैं हमारा 10x बराबर में 24.444 ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हैं। माइनस करना है किससे हमें, समीकरण 1। समीकरण 1 में बराबर के ठीक सामने बराबर देते हैं, इधर में केवल x बच गया। दशमलव के ठीक सामने हम दशमलव देते हैं, तो इधर में केवल 2, इधर में 4 4 4 4 करके बहुत सारे। अब घटाना है तो दोनों के चिन्ह में हम लोग माइनस लगाते हैं नीचे वाले में। अब इस बार क्या होगा कि इधर जितने अंक हैं, जितने सभी 4 4 सब 0 0 होते चले जाएंगे। तो अब उतना क्या करना, तो सब 0 हो ही जाएगा। इसमें घटाते हैं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से इसको घटाते हैं, ये भी 0, दशमलव। अब 24 में से 2 घट गया हमारा, तो बन जाता है 22 बराबर है तो बराबर, और यहाँ से 10x से इसमें कुछ भी नहीं लगा तो 1 लगा है, 10x में से x को हटा देते हैं। इस प्रकार से ये बन जाता है 9x। ठीक है, इसको हम करते हैं क्या, बट्टा के रूप में लिख लेते हैं, या फिर इसको स्पष्ट रूप में लिखते हैं और लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 9x। जो बचे हुए उसी को लिख रहे हैं 22 अब 0 का क्या उधर में वैल्यू है, बार बार दशमलव के दाहिना तरफ में जो है 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो हम 0 नहीं दे रहे हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो और हमें x को अकेले करना है, तो x यहाँ पे अकेले होता है इस प्रकार से, और ये बन जाता है 22/9। कटने वाला हो तो कटा लेंगे, नहीं कटने वाला तो यही हमारा हो जाता है, इसलिए मान, इसलिए x का वैल्यू जो है इतना आ जाएगा, यही हमारा
आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। और टाइप 2 जो है हमारा, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल है, जो भी देखना है कि कितने अंकों के उसमें पुनरावृत्ति हो रहा है। जो भी संख्या उसको x के रूप में मानेंगे, हाँ, लेकिन जो भी संख्या रेकरिंग के रूप में था उसको कुछ संख्या के रूप में दर्शा देंगे डॉटेड के रूप में, और उसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर करना है क्या कि समीकरण 1 में कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो देख लेंगे। अगर 1 की होता है 1 की, अगर 2 के होता है तो 100 से गुणा करते हैं, 3 को होता तो 1000 से। इस प्रकार से जो भी हो रहे थे उसमें हम लोग गुणा कर लिए समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में जो ही गुणा किए कुछ इस प्रकार से, तो ये समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। अब करते हैं क्या कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। इसमें देखिए मेन घटाने वाला में दिक्कत होता है। घटाने में आपको करना क्या है कि बराबर के ठीक सामने बराबर को रखें और दशमलव के ठीक सामने दशमलव को रखें, तभी आप सही प्रकार से आप घटा सकते हैं, अन्यथा ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि बराबर वाले को बराबर के ठीक सामने और दशमलव के ठीक सामने दशमलव को, और इस प्रकार से हम आराम से इसको हल कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा टाइप जो 2 पूरा हुआ, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। चलिए, ये हमारा टाइप 3 रहेगा कि ये जो है रूट से संबंधित क्वेश्चन देगा, जो कि अपरिमेय होता है, और इसी को सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए कि वो अपरिमेय संख्या ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें और भी कुछ टाइप होता है, जिसमें ये हो गया 2 पद में, एक आता है सिंगल पद में, जैसे आ जाएगा 2 रूट 5 को सिद्ध करें, या फिर एक उससे भी छोटा में आ जाता है कि रूट 5, रूट 3, रूट 2 इसको सिद्ध करें। तो हम लोग तीनों टाइप को जानेंगे। तो पहले इसको जानते हैं, जो भी संख्या दिया हो, जो भी अपरिमेय संख्या दिया हो, उसको हमें बिल्कुल विपरीत मानना है, एकदम उल्टा। मतलब कि अपरिमेय बोल रहा है तो हमें क्या मानना है, परिमेय। चलिए मान लेते हैं, माना कि क्या मान लेंगे, तो 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब परिमेय संख्या हो ही गया है तो उसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे लिख लेंगे, इसलिए 3 + 2 रूट 5 बराबर में p/q। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसमें देख रहे हैं क्या, तो p और q क्या है उसको लिखना पड़ेगा। तो बोलेंगे जिसमें या फिर जहां p और q एक पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक है, तथा q जो होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे शर्त है कि p और q पूर्णांक है, मतलब कोई ना कोई अंक है, हाँ, q का मान जहां पे 0 नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो आगे करें क्या कि 3 को उस तरफ लेके चले जाते हैं, और तो 3 को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो केवल बच जाएगा 2 रूट 5 बराबर में आ गया p/q। अब प्लस में था तो इधर में आ जाएगा माइनस में 3। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो लसा हो जाएगा हमारा q, ये हो जाएगा p और माइनस में इसके बट्टा में कुछ नहीं था 1, तो 1 से q में भाग देंगे q बार में, और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमारा 3q। अब देख रहे हैं कहा कि हमें रूट 5 को अकेले करना है, तो 2 गुना में है, सीधे आ जाएगा इसके बट्टा में, इसलिए रूट 5 बराबर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2q। कुछ तो कटने वाला है नहीं, इतना ही को हमें मान लेना है समीकरण 2। ठीक है, अब करना है क्या कि कुछ शर्त के अनुसार, जो हमारा शर्त है उसमें अगर उसको फॉलो करते हुए चले तो देखते हैं। तो हमने लिखा था क्या कि p और q पूर्णांक है, तो p और q पूर्णांक है, तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 2 का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या, तो बायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। परिमेय संख्या है, यह गलत है, विरोधाभास करता है। क्यों है, देखिए दर्शा देते हैं आपको। हम मान लेते हैं p की जगह 1, q की जगह 2, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए इसको हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल परिमेय संख्या के रूप में कैसे है।
कारण था हमारा पी और क्यू एक पूर्णांक है। पी की जगह हम कुछ ही मान लेते हैं, -1 हम मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं पी की जगह पे, ठीक है। क्यू की जगह पे हम 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए इसमें पुट करके देखते हैं। पुट करेंगे तो पी की जगह हो जाएगा -1, -3 गुना क्यू की जगह हो गया 1 बट्टा में 2 गुना क्यू की जगह हो गया 1। बस 0 नहीं क्यू की जगह रखना था। देखिए ये हो गया -1 और गुना कर देते हैं, हो जाएगा -3 बट्टा में आ जाएगा आपका 2। हल करें और तो ये हो गया -4 बट्टा में 2, कटा देते हैं तो ये आ जाएगा -2 बट्टा में 1। तो देखिए -2 बट्टा 1 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या बोलता है कि वो बट्टा के रूप में होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में। तो देखिए हमने वही चीज लिखा है कि समीकरण 2 का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है जबकि बायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि √5 तो √5 का वैल्यू जो है स्पष्ट है ही नहीं। रूट में जो भी संख्या रह जाती है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या मानते हैं, तो इसीलिए लिखेंगे अतः क्या था हमारा जो क्वेश्चन दिया था 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। और यही हमें साबित करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको लिखना नहीं था, आपको हम समझा रहे थे, ऐसा इसमें कुछ लिखने वाली बात है नहीं। इसको हम आपको समझा दें कि देखिए क्यों लिखे हैं कि समीकरण 2 का दायां पक्ष परिमेय संख्या है। कारण कि पी और क्यू हमें पता था कि एक पूर्णांक है, बस क्यू की जगह 0 नहीं लेना था। पी भी हम 0 ले सकते थे, बस क्यू की जगह 0 नहीं था। तो इस प्रकार से ये टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 2 नंबर में हर साल आते रहता है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक रिवीजन करें। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप 4 सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे +3 - 2, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, केवल इतना ही संख्या रहेगा। आ जाएगा इसे 7√5। सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम ऐसा ही बनाना है। सर्वप्रथम करें क्या? मानना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल उल्टा मानना है। अब परिमेय संख्या है तो उसको p बटा क्यू के रूप में बराबर करेंगे। तो हमारा पहला समीकरण हो जाएगा 7√5 बराबर में p बटा क्यू। अब ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब करें क्या? तो फिर ये चीज लिखेंगे जहां p और q एक पूर्णांक है और q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। फिर क्या करेंगे? तो अब हमें √5 को अकेले करना है। इस बार क्या करेंगे कि √5 हमारा इधर ही रह जाएगा और बराबर में आ जाएगा p बट्टा में 7q। p बट्टा में 7q। और ये हमारा हो जाएगा इस बार समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 हो गया, समीकरण इसमें भी 2 हो गया था। तो अब हमें करना क्या था? तो वही लिखना था कि समीकरण 2 का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है जबकि बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। कारण वही है, p और q की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये भी बन जाएगा। टाइप 4 भी सेम है, बस इसको आप ध्यान पूर्वक समझते हैं तो वो भी आप समझ जाएंगे। बस इसमें क्या हुआ कि ये एक स्टेप जो है इसमें एक्स्ट्रा था कि प्लस में 3 माइनस में 2 कुछ भी दे सकता है इसमें। तो इसको आप बस लुप्त कर देते हैं तो ये बन जाता है टाइप 4, जो कि बिल्कुल सिंपल है। इससे भी सिंपल है क्योंकि इसमें एक स्टेप तो ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे, जबकि इसमें डायरेक्ट इतना ही हो जाएगा। यहाँ से जो ये आएगा वो इसके सीधे बट्टम में आ जाता है। चलिए रूट से संबंधित अब इसमें आ जाएगा सिंगल पद जो बोल रहे थे, केवल और केवल वही संख्या हो जाएगा। और इसी को कहेगा कि सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या। जैसे में आ जाएगा √5, √2, 1 बटा √7, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो कोई भी सेम सब टॉपिक है, चाहे तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, सिद्ध करते हैं 1/√7 को ही। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन देख के लग रहा होगा। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के लिए। मानेंगे वही, माना कि थोड़ा सा इसको हम इधर से लेके चलते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा जगह स्पेस लेता है। चलते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से माना कि क्या मान ले? तो 1/√7 इक्वल टू में p बट्टा में q। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर लिखेंगे जहां p और q एक पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा p और q तथा इनका ही लिख देते हैं, तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड।
उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। ठीक है, ये क्या लिखे हम लोग कि पी और क्यू एक पूर्णांक है, इसमें भी क्यू का मान, जहां क्यू का मान इसमें भी, क्यू का मान इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पी और क्यू एक पूर्णांक है जो कि उसमें मान देते हैं, लेकिन इसमें एक नया चीज आता है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। मतलब कि पी और क्यू एक अलग अलग संख्या है जिसमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो जब भी कोई संख्या में मिल नहीं रहा है तो उसके लिए कॉमन एक होता है। जैसे मान लीजिए कोई कह दे 2 + 3, इसमें कॉमन करके दिखाइए, चाहे 3x दे दिए, इसमें कॉमन करके दिखाइए, तो इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो हम लोग उस स्थिति में क्या करते हैं कि 1 × में 2 प्लस में 3x कर लेते हैं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं तो केवल उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो इसी प्रकार से हमने इस वर्ड को लिखा है कि जहां इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है, एक है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 के, सॉरी आगे देखते हैं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चाहे तो केवल इतना भी आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में वर्ग करने पर। तो चलिए 1/√7 है, इसमें वर्ग कर देते हैं, तो होल करेंगे, और फिर p/q यहाँ पे है, इसमें भी हम लोग वर्ग कर देते हैं, और 1 के स्क्वायर 1 में √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, बराबर में ये हो गया p², ये हो गया q²। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो करेंगे क्या कि तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे और हमारा हो जाएगा 7p² बराबर में q², और 7 करते हैं क्या कि इसको बट्टा में लेके आते हैं आगे की ओर, और p² बराबर हो जाएगा q², अब बट्टा में आ जाएगा 7। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, 7 गुना में था, इधर में आ गया बट्टा में। अब लिखेंगे क्या कि 7 देख रहे हैं कि इसके बट्टा में है, लिखेंगे चूंकि 7 q² को विभाजित करता है, 7 q² को विभाजित करता है, कारण क्या है कि इसके बट्टा में है, इसलिए 7 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब q² को विभाजित करेगा 7 q को भी विभाजित करेगा। इसी को मान लेते हैं समीकरण 3। आगे और बढ़ाते हैं। तो जो जिससे विभाजित होने वाला जैसे q है, तो इसके जगह एक कांस्टेंट मान को हम रखते हैं, तो लिखेंगे माना q बराबर 7k, जहां k क्या होगा, एक तो नियतांक हो जाएगा, जहां k एक नियतांक है, जहां k एक नियतांक है। ठीक है, अब इस q के वैल्यू को समीकरण 2 में पुट कर दिया जाए, लिखेंगे कि q का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये हो गया p² बराबर में q² के जगह हमें वैल्यू रखना है 7k, तो 7k इसका अब होल स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि q जो यहाँ पे एक पद में था यहाँ पे 2 पद में हो गया है, बट्टा में आ जाएगा आपका 7। और थोड़ा और आगे बढ़े तो हो जाएगा p² बराबर में 49k², बट्टा में आ जाएगा आपका 7 से कटा दे 49 को, ये कट जाएगा 7 बार में। और आगे की इधर में लिखते हैं, और p² बराबर आ जाएगा 7k²। ठीक है, अब इस बार 7 इसके गुणा में इसके बट्टा में लेके आते हैं, और हो जाएगा p²/7 बराबर में k²। इसको मान लेते हैं समीकरण 3 तक हो गया था, यहाँ पे लेते हैं 4, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, वही बात लिखना है, यही वाला कि चूंकि इधर से 7 p² को विभाजित करता है, इसलिए 7 p को भी
क्या करेगा, तो विभाजित करेगा। ठीक है, 7 जब पी स्क्वायर को विभाजित करें तो पी को विभाजित करेगा। कारण क्या है, मान लीजिए पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर को पी गुना पी लिख देते हैं बटा में 7, तो क्या 7 इस पी को या फिर इस पी को कोई मतलब कोई सेम तो वैल्यू है, कोई एक को काटेगा ही, तभी तो इसको हम लोग लिख पा रहे हैं। तो वहीं जब पी स्क्वायर को काट रहा है तो पी को भी काट रहा है, इसी चीज को हमने यहाँ पे दर्शाया है कि 7 पी को भी विभाजित करेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 और 5, समीकरण 3 और 5 में क्या देख रहे हैं कि 7 पी के भी बट्टा में है और 7 क्यू के भी बट्टा में, मतलब ये 7 कहीं ना कहीं कॉमन है, तभी तो दोनों के बट्टा में आ रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 5 से हमें ज्ञात होता है, हमें ज्ञात होता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, जबकि क्या हो रहा है, तो इस बार जो है हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में वैसा था नहीं, इसमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, तो वही लिखेंगे जबकि समीकरण 1 में P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 था, 1 है जो कि गलत है, जो विरोधाभास करता है, जो गलत है, कैसे भी लिख सकते हैं। जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास करता है, अतः 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज हमें छोड़ दिए हैं, माना कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है, जो कि हम लोग लिखना भूल गए हैं। यहीं पे हमें लिखना है क्या कि 1/√7 एक अपरिमेय संख्या, न बल्कि परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। पहले ये लिखेंगे इस लाइन को, फिर हम इसके बाद ये लिखेंगे माना कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है, तब यहाँ से लाइन को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा लॉन्ग है, चाहे आप √2 को उठाएं या फिर √5 को उठाएं, सेम इसी प्रकार से करते चलना है। यहाँ पे भी कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे अब बटा में √7 था, तो इस वजह से ये पहले Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, लेकिन वही जब बटा में नहीं होगा, जैसे √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, तो ये पहले P को विभाजित करने लगेगा। हल करते चलिएगा तो सेम इसी प्रकार से आपका ये टाइप भी समझ में आ जाएगा, हल हो जाएगा। एक इसमें और छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसको हम आपको नॉर्मली समझा देते हैं। ऐसे इससे क्वेश्चन तो उतना उठाया नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में देते रहता है कि कोई भी परिमेय संख्या दे देगा, कहे बताइए उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो उन स्थितियों में आपको करने क्या है कि जो भी संख्या दे दिया 7/22, या फिर कुछ भी दे देगा, जैसे 8 दे दिया 40, या फिर दे सकता है 17/200। इस प्रकार क्वेश्चन को हमें करना क्या दे देगा कि इस प्रकार क्वेश्चन बताइए ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो बहुत सिंपल है, करिए क्या कि इसके हर को आप गुणनखंड कर ले, हर को आप गुणनखंड कर ले। जैसे इसको लिखेंगे तो 7 आप लिख सकते हैं 2 × 11। इसको अगर लिखेंगे तो इसको कट भी जाएगा, 8 × 8 8 × 5 40, कटने वाला तो कटा भी सकते हैं, तो सीधे ये हो जाएगा 1/5। और इसको अगर हम लिखें ये हो जाएगा 17 बटा में 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ये हो गया 5 2 × 4 2 × 8 8 5 40 40 25 200। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब हमें करना क्या होता है कि हर में देख लेना होता है कि यदि केवल संख्या 2 लगी हो या फिर केवल संख्या 5 लगी हो हर में,
बट्टा वाला की बात कर रहे हैं हम। बट्टा के नीचे में यदि केवल 2 हो, केवल 2 या फिर केवल 5 या 2 और 5 दोनों, केवल इतना ही होना चाहिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा अब नहीं चाहिए। ये आ गया तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार हमेशा आपको शांत मिलेगा। अन्यथा अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आ गया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और इस प्रकार से आपका ये भी ऑब्जेक्टिव का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ऑब्जेक्टिव में देखते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे सीरीज को, क्रैश कोर्स के सीरीज को ध्यानपूर्वक क्रम वाइज देखते रहें। गारंटी है कि आप जो है अगर एवरेज है तो आप 70 से 80 नंबर ला सकते हैं, अगर थोड़ा नॉर्मल है तो 60 तो पार कर ही जाइएगा, और यदि आप अच्छा है मैथ में तो 100 में 100 भी ला सकते हैं। थैंक यू।